नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनी आईएएस एकेडमी में। मेरा नाम है गगन सोनी। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं वैदिक कल्चर का। हमारी ये तीसरा चैप्टर होगा। पहले वीडियो में हम हड़प्पा कल्चर के बारे में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पीछे जाके पहले आप वो वीडियो देख लीजिए और जितना हो सके आप प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर में हम पढ़ने वाले हैं आर्यंस के बारे में, उनके वैदिक लिटरेचर के बारे में, ऋग वैदिक के बारे में एंड लेटर वैदिक के बारे में हम यहाँ पे अब देखेंगे। तो जैसे हमने देखा था लास्ट वीडियो में, हड़प्पा कल्चर डिक्लाइन हो गया था 15th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में। धीरे धीरे इनकी इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी या जो सिस्टम था वो क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था। जो इंडो आर्यन लोग थे उन्होंने कब्जा कर लिया था। जो उनकी लैंग्वेज थी वो संस्कृत बोलते थे। इंडो आर्यन लोग संस्कृत बोलते थे। ये एंटर हुए नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ओके, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से ये एंटर हुए जहाँ पे हम बोलते हैं इंडो ईरानियन रीजन। आज जहाँ पे ईरान है उस रीजन की तरफ से ये यहाँ पे आए थे, तो इस वजह से उस रीजन को हम बोलते हैं इंडो ईरानियन रीजन। ओके, इनिशियली ये छोटे नंबर में आए थे, धीरे धीरे करके नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन को पार करते करते हुए आए थे। बाद में इन्होंने अपना जो कब्ज़ा था इंडो गैंगेटिक प्लेन तक फैला लिया था। कहाँ से ये आए थे? इंडो ईरानियन रीजन से ये चले थे और इंडो गैंगेटिक प्लेन तक इन्होंने अपना कब्ज़ा फैला लिया था। ये बात है 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा तक की। तो हम देखते हैं कि इन्होंने नॉर्थ इंडिया को भी ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसको हम बोलते हैं आर्यवर्ता। आर्यवर्ता अगर टर्म आ जाए एग्ज़ाम में, आर्यवर्ता क्या है, तो आर्यवर्ता सिंपल सा है कि जो इंडो आर्यन लोग थे इन्होंने हमारे नॉर्थ इंडिया के ऊपर जो कब्ज़ा कर लिया था उनको हमने क्या बोला, आर्यवर्ता बोला। ओके, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1500 बिफोर कॉमन एरा से 600 बिफोर कॉमन एरा तक था। इसी टाइम पीरियड में जो वैदिक पीरियड है वो दो भागों में डिवाइड है। पहला तो है ऋग वैदिक पीरियड एंड दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। तो हम देखते हैं कि आर्यन के जो ओरिजिन है वो कहाँ से आए थे। यहाँ पे बहुत सारे क्या है कि व्यू है कि कोई बोलता है ये यूरोप साइड से आए थे, कोई बोलता है आर्टिक रीजन से आए थे। अभी यहाँ पे कोई प्रॉपर एविडेंस हमें नहीं मिला है। देखिए, जैसे इन्होंने बता रखा है ये आर्टिक रीजन से आए हैं, जर्मनी से आए हैं या सेंट्रल एशिया से आए हैं। हो सकता है ये सदर्न रशिया से भी आए हो। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी उन्होंने बोला कि आर्यन लोग थे वो हमारे आर्टिक रीजन से आए थे, लेकिन अभी किसी को प्रॉपर एविडेंस नहीं पता ये कहाँ से आए थे। बट इतना पता है ये यूरोप के साइड से इंडिया की तरफ एंटर हुए थे। ठीक है, इनकी लैंग्वेज हमने देखी, ये लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते हैं, संस्कृत यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर है क्या? ये वैदिक जो हम जानते हैं वेदा, ये है क्या एक्चुअल में? वेदा जो है वो विद वर्ड से, विद एक वर्ड है उससे क्या हुआ है, डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू नो, मतलब जानना। वेदा का मतलब होता है जानना। ठीक है, वेदा सिग्निफाई सुपीरियर नॉलेज। वेदा में क्या है, सारी सुपीरियर नॉलेज है। आपको 4 वेदा मिलेंगे, ऋग्वेदा मिलेगा, यजुर्वेदा मिलेगा, सामवेद मिलेगा और अथर्ववेद मिलेगा। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद इन चारों में से सबसे पहला वेद है। ऋग्वेद इन चारों में से सबसे पहला वेद है। इसमें 1028 हिम्स इसमें बताई गई है। अब ये क्या होती है, इन्होंने ऋग्वेदा में भगवान की तारीफ़ के बारे में या इन्होंने भगवान के बारे में प्रचलन किया है, जो इन्होंने 1028 श्लोकों में बताया है। प्रेज ऑफ वेरियस गॉड, इन्होंने बहुत सारे भगवानों के बारे में हमें ऋग्वेदा में बताया है। यजुर्वेदा क्या बताता है? यजुर्वेदा हमें बताता है कि जब हम सैक्रिफाइस करते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सैक्रिफाइस, तो हमें किस किस रूल को फॉलो करना चाहिए। सैक्रिफाइस के टाइम हमें किस किस रूल को फॉलो करना चाहिए, ऐसा किसने बताया है? यजुर्वेदा में बताया गया है। फिर हम देखते हैं सामवेदा। सामवेदा आता है, सामवेदा से एक बात याद रखना, जो हमारा आज इंडिया का म्यूज़िक है वो भी सामवेदा से ही ओरिजिनेट हुआ है। सामवेदा के उस अंदर से ही हमारा इंडिया का जो म्यूज़िक है वो क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। सामवेदा हमें बताता है, वो चैंटिंग करता है ड्यूरिंग द सैक्रिफाइसेस। जब हम सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं, भगवान के आगे कुछ समर्पण कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हम कुछ चैंटिंग करते हैं, मतलब कि मुंह से क्या बोलते हैं, कुछ श्लोक बोलते हैं, कुछ मंत्र टाइप का ये बोलते हैं। तो वो किस में है, वो सामवेदा में हमें बताया गया है।
तो इट इज़ कोल्ड बुक ऑफ चैंट, इसको बुक ऑफ चैंट भी बोला जाता है और ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूज़िक भी बोला जाता है। जो इंडिया का म्यूज़िक है वो यहीं से ओरिजिन हुआ है। देन लास्ट हम देखते हैं अथर्ववेदा। अथर्ववेदा में हमें रिचुअल्स के बारे में बताया गया है। जो हम आज रीति रिवाज निभाते हैं वो सब किस में लिखे गए हैं? अथर्ववेदा में लिखे गए हैं। अब वेदा के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी धार्मिक किताबें थी, वो कौन कौन सी थी हम देखते हैं। उपनिषद था, ठीक है, जो उपनिषद था, रामायण थी, महाभारत था, ये सब कुछ भी एक सब धार्मिक किताबें हैं। उपनिषद क्या है? उपनिषद एक फिलोसफिकल टेक्स्ट है जिसमें हमें बताया जाता है कि आत्मा क्या होती है, इस दुनिया का ओरिजिन क्या है, ये दुनिया कैसे बनी और नेचर में क्या क्या राज छुपे हुए हैं, ये सब उपनिषद बताता है। ओके, आर्यंक्स को हम क्या बोलते हैं? आर्यंक्स को हम बोलते हैं फॉरेस्ट बुक, क्योंकि ये जंगलों के रास्तों से ही आए थे और पहले जंगल ही थे तो इनको सब पता था, तो इनके हम क्या बोलते हैं? आर्यंक बोलते हैं। आर्यंक का मतलब होता है फॉरेस्ट बुक्स। ओके, ये डील करते हैं राइट्स, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस के साथ। ऑथर क्या है? रामायण का ऑथर कौन है? रामायण के वाल्मीकि रामायण के ऑथर है। महाभारत के ऑथर कौन है? महाभारत किसने लिखी थी? वेद व्यास ने लिखी थी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, अब हम देखेंगे ऋग्वैदिक के बारे में। ऋग्वैदिक के टाइम पे जो आर्यंस लोग थे वो इंडस रीजन तक ही रह गए थे। जो आर्यंस थे इंडस रीजन तक ही रह गए थे। ऋग्वैदिक रेफर करता है सप्त सिंधु को। सप्त सिंधु आपने सुना होगा, जिसको हम लैंड ऑफ 7 रिवर भी बोलते हैं। एक रिवर तो हो गई इंडस, उसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और 7वीं रिवर है सरस्वती। यहाँ पे हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे बेसिक यूनिट क्या थी। ऋग्वैदिक के टाइम पे बेसिक यूनिट थी कुल, जिसको हम बोलते हैं फैमिली। फैमिली यहाँ पे एक बेसिक यूनिट थी बोलते हैं, और बहुत सारी फैमिली मिला के इन्होंने क्या बना लिया? एक गांव बना लिया, जिसको इन्होंने क्या बोला? ग्राम बोला। और बहुत सारे विलेजेस मिला के, ग्राम मिला के इन्होंने क्या बना लिया? एक यूनिट बना ली, जिसको इन्होंने क्या बोला? विशु बोला। अब जो गांव होता था उसका जो हेड होता था उनको ये ग्रामनी बोलते थे, और ग्रुप ऑफ विलेज को ये विशु बोलते थे। और जो ग्रुप ऑफ विलेज था, बहुत सारे गांव मिला के जो एक ग्रुप बन गया, उसको हेड करने वाला था विषपति था। ठीक है, जो यहाँ पे हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट रहती थी वो थी जन या ट्राइब लोग थे। जो यहाँ पे द सेवरल किंगडम ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड में कुछ ट्राइब्स रहते थे, वो थे भरत, मत्स्य, यादूस और पुरुष। ये जो ट्राइब्स है ये ऋग्वैदिक पीरियड में रहते थे। जो हेड होता था किंगडम का उसको हम राजन बोलते थे। ऋग्वैदिक पॉलिटी वाज नॉर्मली मोनोआर्किकल। ओके, जो मतलब कि हेरिडिटी से ही चलती आ रही है, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, वो चीज़ यहाँ पे चल रही थी, सक्सेशन ऑफ हेरिडिटी। ओके, द किंग ऑफ असिस्ट बाय पुरोहित, मतलब कि जो किंग था उसको जो गद्दी सौंपी जाती थी उससे पहले जो पुरोहित होते थे, प्रीस्ट होते थे, ब्राह्मण लोग होते थे, वो उनको गद्दी समर्पण करते थे। यहाँ पे सेनानी होते थे जिनको हम कमांडर ऑफ आर्मी बोलते हैं, वो क्या करते थे? यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हैंडल करते थे। याद रखना, ऋग्वैदिक पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो कमांडर ऑफ आर्मी हैंडल करता था। ओके, देयर वर 2 पॉपुलर बॉडीज़। ओके, यहाँ पे 2 अलग अलग बॉडीज़ थी, एक था सभा और एक था समिति। इन दोनों में फ़र्क होता है, मैं बता देता हूँ आपको क्या फ़र्क है। जो सभा होती है वो क्या होती है? काउंसिल ऑफ एल्डर बोलते हैं, जिसमें जो बड़े बड़े लोग बैठते हैं, जैसे मंत्री टाइप हो गए, बहुत सारे वित्त मंत्री हो गए, डिफेंस मिनिस्टर, ये टाइप हो गए, उनको क्या बोलते हैं? सभा बोलते हैं। और जो समिति होती है, समिति एक जनरल असेंबली टाइप में होती है, जहाँ पे सारे लोग क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं समिति। अब हम देखते हैं ऋग्वैदिक टाइम पे इनके सोशल लाइफ कैसी थी। एक मिनट माफ़ कीजिएगा। ओके, ऋग्वैदिक पीरियड में जो था ये पैट्रियार्की चल रही थी, वहाँ पे पितृसत्ता चल रही थी यहाँ पे। ठीक है, बेसिक यूनिट थी जो सोसाइटी की वो थी फैमिली, हमने देखा। जो हेड था फैमिली का उसको हम गृहपति बोलते हैं। हेड ऑफ फैमिली इज़ गृहपति। ओके, मोनोगैमी व जनरली प्रैक्टिस होती थी। ओके, मोनोगैमी वहाँ पे चलती थी और पॉलीगैमी भी चलती थी, लेकिन पॉलीगैमी ओनली रॉयल और नोबल फैमिली में चलती थी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं बता देता हूँ। मोनो का मतलब होता है सिंगल, या
ओनली वन, मतलब कि यहाँ पे बस आप एक ही पर्सन से शादी कर सकते हो, उसको बोलते हैं मोनोगामी। ओके, और पोलीगामी का मतलब है आप एक से ज़्यादा शादी कर सकते हो, उसको बोलते हैं पोलोगामी। जो मोनोगामी थी वो यहाँ पे चल रही थी, लेकिन पोलोगामी थी वो ओनली राजा महाराजाओं के घर में ही चल रही थी। जो राजा थे एक से ज़्यादा शादी कर सकते थे। जो यहाँ पे वाइफ थी वो क्या करती थी, घर की वो क्या करती थी, केयर करती थी, पार्टिसिपेट भी करती थी। बहुत सारी जो सेरेमनीज़ होती थी, यहाँ पे वुमेंस को इक्वल राइट दिया गया था। यहाँ पे वुमेंस को इक्वल राइट दिया गया था। यहाँ पे जो बहुत सारी वुमेन पोएट्स भी थी, जो फीमेल कवि बोल सकते हैं, जो हम कवि होते हैं वो भी थे। उनके क्या क्या नाम थे, अपाला नाम थे, विश्ववरा नाम थे, घोष नाम थे, लोपा मुद्रा नाम थे। ये सब कौन थी, फीमेल पोएट्स थी। ये आप याद रखना, कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। देयर वाज नो चाइल्ड मैरिज, यहाँ पे कोई चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, और यहाँ पे सती सिस्टम भी नहीं चलता था। वो लेटर वैथिक पीरियड में हम देखेंगे, उसमें वो सब चीज़ें चलती थी। ओके, यहाँ पे जो मैन और वुमेन है वो दोनों ही अपर और लोअर गारमेंट्स पहनते थे, जो कॉटन के बने हुए होते थे। जो ऑर्नामेंट्स है, जो ज्वेलरी है, दोनों मैन और वुमेन के द्वारा पहने जाते थे। हमने हड़प्पा कल्चर में देखा था जो ऑर्नामेंट्स थे ओनली वुमेन ही पहनती थी, लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड में मैन एंड वुमेन दोनों ही क्या पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। यहाँ पे खेती होती थी, वीट की, गेहूँ की, बैरले, मिल्क से क्या क्या बनाते थे, कर्ड बनाते थे, दही बनाते थे, घी बनाते थे। ये वेजिटेबल्स उगाते थे, यहाँ पे फ्रूट्स भी ये उगाते थे। यहाँ पे जो काऊ का मीट है वो खाना क्या था, प्रोहिबिट था, मतलब कि मना था, बैन था। यहाँ पे काऊ का मीट ये नहीं खाते थे। ओके, यहाँ पे चैरियट रेसिंग भी होती थी, हॉर्स रेसिंग भी होती थी, डांसिंग, म्यूज़िक, ये सब यहाँ पे चलता था। जो ऋग्वैदिक पीरियड है उसको, ऋग्वैदिक पीरियड के बाद जो आएगा वो लेटर वैदिक पीरियड आएगा। लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड था वो रिगिड नहीं था, मतलब डायनेमिक था। यहाँ पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे ज़्यादा नहीं थी जितनी किसमें थी, लेटर वैदिक पीरियड में थी। मतलब कि लेटर वैदिक पीरियड ज़्यादा रिजिड था। ओके, यहाँ पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी देखते हैं कि ये रहने के लिए क्या क्या काम करते थे, कैसे अपना गुजारा करते थे। ऋग्वैदिक पीरियड में जो लोग थे वो मेनली क्या थे, पेस्ट्रल पीपल थे। पेस्ट्रल पीपल को हम बोलते हैं चारवाहा, मतलब कि जो भेड़ बकरी लेके एक जगह से दूसरी जगह चराने जाते हैं उनको बोलते हैं हम चारवाहा। उनको हम क्या बोलते हैं, पेस्ट्रल पीपल बोलते हैं। ये कैटल रियरिंग करते थे, ठीक है। ये परमानेंटली सेट हो गए थे नॉर्थ इंडिया में। ओके, और इन्होंने स्टार्ट कर दिया था एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करना, इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। इनको थोड़ी बहुत नॉलेज थी आयरन को कैसे यूज़ करना है, उसकी वजह से फॉरेस्ट को काटते थे, लैंड क्लीन करते थे, ट्री काटते थे, जिससे इनके पास क्या हो जाता था, लकड़ी का इंतज़ाम हो जाता था। और यहाँ पे खाती का भी काम होता था, मतलब यहाँ पे कारपेंटर्स भी होते थे, वो चैरियट्स बनाते थे। जो राजा महाराजा घोड़े के पीछे लगा के दौड़ते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, चैरियट बोलते हैं। यहाँ पे प्लग मतलब हल भी होते थे खेती करने के लिए लकड़ी के, ठीक है। वर्कर्स होते थे जो मेटल के, जो कॉपर हो गया, ब्रोंज हो गया, आयरन हो गया, इनका भी ये यूज़ करते थे। यहाँ पे स्पिनिंग सिस्टम भी चल रहा था। जो कॉटन होता है हम उसको स्पिन करते हैं, देन वीव करते हैं, उससे क्या बनता है, हमारे गारमेंट्स बनते हैं। वो सिस्टम भी यहाँ पे था। यहाँ पे गोल्ड स्मिथ एक्टिव थे। यहाँ पे पोटर्स थे, वो क्या थे, डोमेस्टिक यूज़ के लिए वेसल्स बनाते थे, घड़े टाइप के, जिसमें आप ग्रीनरी आप रख सकते हो। यहाँ पे ट्रेड एक अनदर इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। यहाँ पे ये ट्रेड करते थे, रिवर सर्व करती थी एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब ये रिवर के द्वारा यहाँ पे क्या करा जाता था, ट्रेड करा जाता था। ट्रेड कंडक्ट होता था लेकिन बार्टर सिस्टम में ही कंडक्ट होता था। यहाँ पे गोल्ड कॉइन भी थे, लेकिन गोल्ड कॉइन जब यूज़ लिया जाता था जब आप ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो। उस गोल्ड कॉइन का नाम क्या है, निशक नाम है। याद रखना, उस गोल्ड कॉइन का नाम क्या है, निशक नाम है। ऋग्वैदिक पीरियड में हमने यहाँ पर अब इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी देख ली। अब हम यहाँ पे इनका धर्म देखते हैं। ये रिलीजन में ये पूछते
क्या थे। ऋग्वैदिक पीरियड में ये अर्थ को मानते थे, फायर को मानते थे, विंड, रेन, थंडर, इनके 5 ही भगवान थे। इनकी कोई मूर्ति पूजा ये मोस्टली नहीं करते थे। ये अर्थ को मानते थे, फायर हो गई, आग को मानते थे, विंड, रेन और थंडर, इन्होंने इनके नाम दे रखे थे। अर्थ को ये पृथ्वी बोलते हैं, ओके, जैसे अग्नि को फायर, वायु को विंड और वरुण को रेन और थंडर हो गया हमारा इंद्रा को क्या बोलते थे, थंडर बोलते थे। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे डाइटी है, भगवान जो भी बोला जाए वो इनका क्या था, इंद्रा ही था। इंद्रा को ही ये सबसे ऊंचा मानते थे ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। ये याद रखना, ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड मतलब ऋग वैदिक पीरियड में, ठीक है। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थे, मतलब कि इंद्रा के बाद जो ये मानते थे वो था अग्नि। अग्नि को ये सबसे सेकंड प्रायोरिटी देते थे। ये मानते थे कि जो अग्नि है वो काम करती है लोगों के बीच में और भगवान के बीच में मिलाने का, ये क्या करती है, काम करती है। जो वरुण था वो सपोर्ट करता था नेचुरल ऑर्डर को। वरुण का मतलब इन्होंने बोला रेन, मतलब कि जब बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी, तो ये नेचुरल ऑर्डर को क्या करता था, कंट्रोल करता था। यहाँ पे फीमेल डाइटीज़ भी थी, उनका नाम इन्होंने दिया गया अदिति और उषा। कभी बन जाए कि एंशंट टाइम पे अदिति और उषा क्या थे, तो ये फीमेल डाइटी थी ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड, ये आप याद रख लेना, ओके। यहाँ पे कोई टेम्पल नहीं थे, ना ही यहाँ पे मूर्ति पूजा होती थी, ओके। प्रेयर की जाती थी, प्रेयर करने पे ये रिवॉर्ड भी देते थे भगवान को, जैसे घी दे दिया, मिल्क दे दिया। जैसे आज भी हम मंदिरों में घी चढ़ाते हैं, कुछ फल फ्रूट चढ़ाते हैं, ऐसे ही इस टाइम पे भी ये चढ़ाते थे। ये था हमारा ऋग वैदिक पीरियड। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड।